आर्यभट्ट का गणित हो या ज्योतिष हो या धन्वंतरि का चिकित्सा विज्ञान, शून्य का आविष्कार हो या दशमलव प्रणाली का विकास, ग्रह नक्षत्रों की दिशा हो या ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, ये सब प्राचीन गुप्तकालीन भारत में अपने विकास के चरम पर पहुँचे और भारत से दुनिया में प्रसारित हुए। विश्व को विज्ञान एवं तकनीकी में आईना दिखाने वाला प्राचीन भारत किसी एक विषय में अपनी बहुमुखी प्रतिष्ठा का बखान नहीं करता, बल्कि न्यूटन द्वारा दिए ग्रेविटी की थ्योरी तक की पूर्व कल्पना कर ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज करता है। वहीं चिकित्सा व आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी तक की व्यवस्था हमारा प्राचीन भारत करता है। जिन तकनीकों से विश्व अभी अभी परिचित हुआ है, वे तकनीकी और सिद्धांत भारत में 1500 साल से पहले ही विकसित हो गए थे। आइए प्राचीन गुप्तकालीन भारत के विज्ञान एवं तकनीकी के विषय में जानते हैं। इस काल में गणित एवं ज्योतिष में विशेष प्रगति हुई। गणित के शून्य सिद्धांत का जन्म और दशमलव प्रणाली का विकास इसी काल में हुआ, जिसका श्रेय इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ पाटलिपुत्र निवासी आर्यभट्ट को है, जिसने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में अंक गणित, बीज गणित, भूमिति सूत्र व सिद्धांतों का प्रतिपादन और दशमलव पद्धति का वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि दशमलव पद्धति का ज्ञान 11वीं शती ईस्वी तक यूरोपियन लोगों को नहीं था। अरबी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि दशमलव सिद्धांत का आविष्कार भारतीयों ने किया था। इस गणित का ज्ञान अरबों ने भारतीयों से सीखा और यूरोपियों ने अरबों से। पेशावर के निकट वकबली से 4वीं शती ईस्वी का एक हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुआ है, जिसमें गणित के सूत्रों का प्रतिपादन के साथ ही दशमलव पद्धति का भी वर्णन किया गया है। निसंदेह इस काल में गणित ज्ञान की खूब प्रगति हुई। गणित विज्ञान के साथ ही ज्योतिष विज्ञान, विशेषकर गणित से संबंधित ज्योतिष की इस काल में अपार उन्नति हुई। ज्योतिष के वैशेषिक सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत तथा रोमन सिद्धांत के ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। आर्यभट्ट के ज्योतिष के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी इसी समय में हुआ। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही गणित तथा नक्षत्र विद्या में संबंध बतलाया। उसने पृथ्वी के गोलाकार होने तथा उसको अपने अक्ष के चारों ओर घूमने पर प्रकाश डाला। अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में उसने ग्रहण के कारणों का विवेचन करते हुए बताया है कि यह चंद्रमा तथा पृथ्वी की छाया का प्रतिफल है। उसने सर्वप्रथम ज्योतिष में जीव का उपयोग ज्ञात किया और ग्रहों तथा ग्रहणों के संबंधित अनेक गणनाएं प्रस्तुत की। इस काल के अनेक ज्योतिषियों में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, निहिशक, पांडुरंग और लाटदेव है। इनका नाम उल्लेखनीय है। पोलिश और रोमन सिद्धांतों की विशेष व्याख्या लाटदेव ने की। वराहमिहिर के विभिन्न ग्रंथों में बृहद संहिता उल्लेखनीय है, जिसमें ज्योतिष, भौतिक, भूगोल, नक्षत्र विद्या, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास आदि विविध विषयों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना कर यह निरूपित किया है कि पृथ्वी के नियमानुसार ही समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना व रखना है। इस प्रकार गुप्त काल में गणित व ज्योतिष के विज्ञान में अपार उन्नति हुई। इस काल में भौतिक विज्ञान की वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान का प्रकांड पंडित था। उसने यह प्रमाणित किया कि विभिन्न खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों का निवारण संभव है। वराहमिहिर द्वारा वर्णित वज्रलेप से ज्ञात होता है कि इस काल में विभिन्न रासायनिक विधियां विद्यमान थी। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने और ढालने की कला से लोग अवगत थे। इस काल की धातु प्रतिमाएं व लौह स्तंभ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इस काल में चिकित्सा विज्ञान में भी अपार उन्नति हुई। पूर्व चिकित्सा पद्धति काष्ठ औषधियों पर आधारित थी। इस काल में नागार्जुन ने रक्षा चिकित्सा का आविष्कार किया। उसने खनिज धातुओं में रोग निवारण की शक्ति का पता लगाया और उसके भस्म में चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। पारद का आविष्कार उसी ने किया था। धातुओं को भस्म करने की क्रिया का आविष्कार आयुर्वेद तथा रसायन के क्षेत्र में नवीन युग का सूत्रपात था। इसी काल में आर्यभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। धन्वंतरि इस काल का प्रकांड चिकित्सक था। आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ नवनीतकम की रचना इसी काल में हुई थी। मानव चिकित्सा के साथ ही पशु चिकित्सा पर भी शोध हुआ। पशु चिकित्सक पालकाव्य ने हस्यायुर्वेद जैसा पशु चिकित्सा का ग्रंथ लिखा। आयुर्वेद के साथ ही शल्य चिकित्सा व शास्त्र का भी विकास हुआ। शल्य क्रिया में नस्तर, चीर फाड़, घाव स्वच्छ करने व दवा लगाने, वमन कराने आदि के ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी।
इस काल में वैज्ञानिक संस्कृति का काफ़ी कुछ विकास हुआ। इस काल में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का विकास हुआ था। हैनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में पंच विद्याओं के साथ ही साथ शिल्प शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। मानसार जैसे शिल्प ग्रंथ की रचना इस युग में हुई थी। पी.के. आचार्य के अनुसार इस शिल्प ग्रंथ की रचना मानसार नामक राजा ने की थी। इस ग्रंथ में शिल्प शास्त्र का सिद्धांतिक ज्ञान मिलता है। इस शिल्प की तकनीकी शिक्षा शिल्पकार देते थे। इसी शिल्प तकनीक पर स्थापत्यों की रचना की जाती थी। गुप्त काल के आधार पर गुप्तोत्तर काल में विभिन्न शिल्पों एवं उनकी प्रौद्योगिकियों का काफ़ी कुछ विकास हुआ, जैसे कि वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, विभिन्न शिल्प व्यवसाय, खनिज उद्योग की प्रौद्योगिकी आदि विषयों का विकास हुआ। विज्ञान एवं तकनीकी के इस क्रांति में जहां आज विश्व नई नई खोजें कर रहा है, एआई जैसी तकनीकी का विकास कर रहा है, इन सब का आधार भारत की शून्य की खोज ही है। बिना शून्य तकनीक के विषय में सोचना भी बेकार है। धन्यवाद।